नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। और आज बात लुटेरों के निशाने पर अधिकारी। लखनऊ में दो ऐसी घटनाएं सामने आई जो सवाल उठा रही हैं। चिंताजनक घटनाएं हैं ये, जिनमें प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाया गया। और पहली घटना में आईएएस राम सिंह वर्मा को 5 करोड़ की रंगदारी की धमकी दी गई है। और धमकी देने वाले ने कहा है कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार देंगे। और इस घटना से शहर में सुरक्षा की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। क्या अपराधी अब बेखौफ हो गए हैं? प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा? दूसरी घटना में रिटायर आईएएस प्रेम प्रकाश द्विवेदी का नाम सामने आ रहा है, जिनको लुटेरों का सामना करना पड़ा। जब वो टहल रहे थे तब लुटेरों ने उनकी सोने की चेन छीन ली। और इस घटना ने वरिष्ठ अधिकारियों में दहशत फैला दी है। लोगों का कहना है कि लखनऊ में बढ़ते अपराधों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है? अपने विचार हमें बताएं। और इसी के साथ हम आपको रखते हैं और अपडेट में हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस तरीके से एक आईएएस अधिकारी के साथ ऐसी घटना हुई 25 और 27 सितंबर को, अलग अलग नंबरों से उन्हें कॉल आता है, मैसेज आता है, 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो ठगों ने उन्हें गाली गलौज की, धमकियां दी। और ठग ने अधिकारी का वीडियो उनकी पत्नी, बेटी, रिश्तेदारों और दफ्तर में भेजने की भी धमकी दे डाली। और इसके साथ ही मैसेज में यह भी लिखा कि उन्हें बीच सड़क पर मार दिया जाएगा। एडीसीपी मध्य मनीषा सिंह ने बताया कि सर्विलांस की मदद से कॉल और मैसेज भेजने वालों की लोकेशन ट्रेस की गई और की जा रही है। आरोपी जो हैं, पुलिस आरोपियों तक जल्द पहुंचकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अब ये कार्रवाई कब होगी, लेकिन सवाल यही है कि जब अधिकारी सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? जिसमें कि उन्हें अधिकारी है उनको डरा धमका करके उनके पास रात में एक वीडियो कॉल आया। इसके उपरांत उनसे कहा गया कि उनकी एक वीडियो बनी है और उसके एवज में कुछ पैसों की मांग की गई। और फिर बाद में पुनः अगले दिन मैसेज करके उनसे 1.5 करोड़ रुपए की मांग की गई, जिसके संबंध में हजरतगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। तो आज इसे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। और ऐसे मामलों को लेकर दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि समाज में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में चाहे प्रशासनिक आला अधिकारी हो या फिर आम जनता, अपराधों का शिकार हो रही है। लुटेरे और बदमाश बेखौफ अंदाज से आते हैं और अपराध को अंजाम देकर चले जाते हैं। इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आनंद राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, सुनील त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत आनंद राय जी से कर लेते हैं। आनंद राय जी, किस तरीके से इस अपराध को आप देख पा रहे हैं? एक आईएएस अधिकारी और अधिकारियों से अब लूटपाट की जा रही है, धमकी दी जा रही है। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ गया है कि अब अधिकारी भी इसके शिकार हो रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं आपसे कि रोजी रोजगार तो कुछ है नहीं किसी के पास। और प्रदेश की सरकार किसी के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। अब यही देख लीजिए, पहले चैन स्नैचिंग आम लोगों के साथ होता था, आम नागरिकों के साथ होता था। बैंक से रुपए मिलने बंद हो गए तो सोने की दुकान पर जाके लूटपाट करना शुरू हो गया। आप कई जगह की वारदात देखी होंगी और सुनी होंगी कि सोने की दुकान पे जाके मर्डर कर दिया, सोना चांदी लूट लिया। तो आज अब तो ये आलम हो गया कि अधिकारी अगर नहीं सुरक्षित है इस प्रदेश में तो आम जनमानस की जिम्मेदारी कौन लेगा? और माननीय योगी जी ठोको नीति की बात करते हैं
जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, लेकिन ये सारे मुद्दे ये जमीन पे उतर नहीं पाते हैं। ये झूठ बोलने वाली सरकार है, ये झूठे लोगों की सरकार है। बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बड़े बड़े वादे कागज पर होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से इनसे कोई लेना देना नहीं। अगर आईएएस अधिकारी इसके शिकार नहीं होते तो क्या इतना बड़ा मुद्दा बन पाता? वो तो अधिकारियों के साथ एक घटना हुई, अगर किसी आम जनमानस के साथ होती, कोई राहगीर के साथ होती, तो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाने तक ये मामला वहीं दब गया होता। ये मामला इसलिए उठा क्योंकि एक अधिकारी के साथ ऐसी घटना हुई, रंगदारी एक अधिकारी के साथ मांगा गया। अरे मोदी जी, चलिए इसमें भी तो ये देखना होगा कि भाई कितने दिनों में ये अपराधी पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये एक आईएएस अधिकारी से इस तरीके की लूटपाट करना, सोने की चेन, वो टहलने के लिए निकले और सोने की चेन लेकर जो लुटेरे हैं वो फरार हो जाते हैं। दूसरी घटना, किस तरीके से धमकी दी जाती है, दहशत का माहौल बनाया जाता है, तो अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं, क्योंकि अपराधियों को भी शायद ये बात पता है कि हम अपराध को आसानी से अंजाम देकर निकल सकते हैं और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं, श्वेता दुबे जी। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख करेंगे, इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार का रुख करेंगे। श्वेता जी, ये घटनाएं जो सामने आ रही हैं, जिन घटनाओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और ये घटनाएं ये सवाल उठा रही हैं कि महफूज कौन है अब, ना तो आम जनता और ना ही प्रशासनिक आला अधिकारी। देखिए, प्रशासनिक आला अधिकारी जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, और रही बात जनता, और वो एक ही हैं, क्योंकि सारे लोग जनता में ही मैटर ये करता ही नहीं है कि वो अधिकारी रिटायर हो चुके हैं या मौजूदा वक्त में कार्यकाल उनका अभी बाकी है। मसला ये है कि भाई अपराधी इतने बेखौफ अंदाज में अंजाम क्यों देते हैं ऐसी घटनाओं को? देखिए, अपराध होना दुखद है, और लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये घटना कुछ कम है, या मैं उसको नहीं वो कम कर रही हूँ, लेकिन केवल एक घटना होने भर से क्या पूरी शासन व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा देना ठीक होगा? श्वेता जी, अगर आंकड़ा निकाल कर आपको दिया जाएगा तो मुझे लगता है हर रोज के आंकड़े या हर रोज की आपराधिक घटनाएं इतनी ज्यादा सामने आ रही हैं, और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ये हर रोज की घटनाएं हैं। ये पर्टिकुलर आज की घटना को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं, या 25 और 27 की घटना को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी, और ऐसा कहीं भी नहीं है। ये तो मैं यही बैठकर सुन रही हूँ कि हमारी बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था में कमजोर हो गई है, वरना हमारा तो योगी मॉडल पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और ऐसा भी नहीं है, और हमारा सुशासन है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, मतलब ये नहीं होनी चाहिए थी। जब आईएएस जैसे प्रतिष्ठित उससे रिटायर्ड हुए लोग सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन अपराधी जो होते हैं वो किसी भी पार्टी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के नहीं होते हैं, और ये भी कोई सोची समझी रणनीति के तहत नहीं कार्य किया जाता है। अपराध करने वाले कहीं भी, जहां भी उन्हें अवसर प्राप्त होता है और वो अपनी अंजाम देते हैं घटनाओं को, तो ये मतलब दुखद है, और इसकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं प्रतीत होता है। अच्छी बात है श्वेता दुबे जी, आपके पास इत्तेफाक रखते हैं कि भाई सवाल उठाना गलत बात है, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं और अपराधी इतने बेखौफ अंदाज में एक रिटायर अधिकारी से इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है। और हर रोज ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। योगी मॉडल को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि भाई ये योगी मॉडल जो है वो भारत में प्रसिद्ध है, भारत से बाहर भी इसका जिक्र किया जाता है, तो भाई आम जनमानस भी तो इस बात का जिक्र करे, उसके लिहाज से भी तो सोचेंगे ना आप लोग, कि सिर्फ अपने मुंह से ही बखान करेंगे योगी मॉडल का। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील त्रिपाठी जी। सुनील आते हैं श्वेता जी, सुनील त्रिपाठी जी।
आपकी कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि रोजगार नहीं है इसलिए अपराध बढ़ रहा है। जी। तो क्या आप अपराधियों को प्रोटेक्ट करते हैं? अगर रोजगार नहीं है तो क्या किसी घर में आप घुस जाएंगे, किसी बहन बेटी की हत्या करेंगे, पैसा लूटेंगे? ये संदेश मेरी समझ सूचित नहीं है कि रोजगार नहीं इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। आनंद राय जी, बात पूरी होने दीजिए, पहले बात पूरी हो जाए। आप एक शब्द में कह रहा हूँ कि आप ही ने बात कही कि रोजगार बेरोजगार है। मेरा कहना क्या गलत है क्या? आनंद राय जी, बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। करेंगे आप बारे में सोच रही है, बात पूरी होने दीजिए। आनंद राय जी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखिए, इसके बाद हम जवाब ले लेंगे आपसे। मैं अपनी बात करती हूँ और मैं कह रहा हूँ कि योगी नहीं तो क्या अगर रोजगार नहीं लोगों को मिलेगा तो लोग डकैती में नहीं करेंगे, छिनैती करेंगे? क्या चाहते हैं आप? करेंगे नहीं कर रहे हैं तो उसका अंजाम भोगेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर सरकार समाजवादी ठीक है की हो, अगर कोई अपराध करेगा सुनील त्रिपाठी बेरोजगार था इसे डकैती ठीक किया है। अगर समाजवादी या पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात का जिक्र किया कि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है और इसीलिए इस तरीके की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है, लोग इस पर आमादा हो गए हैं, वो एक अलग तथ्य है, एक अलग बात है, या प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्या माहौल रहा वो भी किसी से छिपा नहीं है, जग जाहिर है। तो उस पर टिप्पणी करने की बजाय अभी जो सत्ता पक्ष में मौजूद है, सवाल उससे करना बनता है और सवाल उठाना भी उस पर बनता है। तो इस नाते चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो मुझे लगता है उस लिहाज से थोड़ा सा आपकी टिप्पणी भी सामने आनी चाहिए। सुनिए जी, अपराध तो बढ़ रहा है, लेकिन मैं फिर कहूंगा तो थोड़ा सा आप गौर कीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद से जी जिस तरह से अपराधों में बाढ़ आई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। मैं नहीं, सारी मीडिया कह रही है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप डाटा ले लीजिए। हम लोग क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं, साल भर का 6 महीने डाटा लेके तब कितनी हत्याएं हुई, कितनी डकैती। आज तो सोशल मीडिया का युग आ गया, हमको मालूम आता था। हमारे कई डीजीपी, मैं नाम बता दूं, हम लोग मांगते थे कि साल भर में कितनी डकैती हुई है, कितनी छिनैती हुई है, कितने रेप हुए हैं, और डीजीपी ऑफिस से हम लोग रिपोर्ट मिलती थी। आज तो मीडिया का जमाना आ गया, आराम से नेट से मिल जाती है। लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, मैं किसी पार्टी राजनेता नहीं हूं, लेकिन आप गौर कर लीजिए क्या कारण है कि इसके बाद से अपराधी एकदम हौसले बुलंद हैं उनके। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, मैं एक घटना अभी आपको बताना चाह रहा हूं। सीतापुर के हमारे रिश्तेदार को फोन आया और उससे कहा गया कि 2 लाख रुपए व्यवस्था कराओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को जो हम ये कर देंगे और तुम्हारे फोटो वायरल कर देंगे, और तुम मतलब ऐसे ऐसे संबंध रखते हो नेट पे, गंदी सदी बातें की गई। पूरा परिवार दहशत में आ गया। सुनिए, मैं भुगभोगी हूँ। घर से हमको फोन आया, मैंने उससे कहा कि अभी मैं चक्रेश मिश्रा जी एसपी सीतापुर को फोन भेज रहा हूँ, ये सब ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऑनलाइन ले रहा हूँ। उसके बाद फोन काट दिया, 2-4 गालियां उसने हमको भी दी। ये उत्तर प्रदेश में रैकेट चल रहा है। मैं दर्शकों से और अपने वरिष्ठ जो पदाधिकारी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन साथ करना चाह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा फोन आप पास आ रहा है कि आपकी बेटी हमारे कब्जे में है, आपका बेटा हमारे कब्जे में है, आपकी वीडियो हमारे पास में है, पैसा दे दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच से सीबीआई तक का नाम लोग ले रहे हैं, सीबीआई से बोल रहा हूँ, लोग भयभीत होते हैं, पैसा दे रहे हैं। ऐसी खबरें, अगर ऐसा फोन किसी के पास आता है तो संबंधित थानेदार को, संबंधित कप्तान को जरूर आप सूचित करें। ऐसा गैंग पूरे भारत भर में फैला, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मेरा एक अलग से निवेदन है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं अपराध की, अपराधी नहीं देखता है वो अपराध करते समय कि ये कौन है। अभी मैं आपको अतीत में ले चलूं तो डॉक्टर बच्चीलाल जी थे, जो दलित वर्ग से आते थे, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण थे, सरेआम उनकी हत्या हो गई थी। तो अपराधी नहीं देखते हैं कि हम पुलिस अफसर हैं, हम पत्रकार हैं, हम क्या हैं। उनका मकसद अपना होता है कि हम पैसा लूटें या धन लूटें और घटना को अंजाम दे के चले जाएं। ये तो उनकी बाद में समझ आता है कि किस अफसर से हमने कहां गलती की। क्योंकि मामला जब हाई प्रोफाइल होता है सुनील जी, तो उसमें पुलिस भी एक्टिव होती है। हर सरकार में छोटा मोटा आदमी होता है तो एफआईआर भी नहीं लिखी आती है। और एफआईआर बात करूं मैं तो मैंने हर सरकारों को देखा। मैं अपने जीवन में बड़ी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, 4-6 मुख्यमंत्री मैंने देखे, सपा भी मैंने देखा, कल्याण सिंह जी को भी मैंने बहुत नजदीक से देखा, राम प्रकाश जी को मैंने देखा, राजनाथ सिंह को देखा, और वर्तमान में योगी जी को देख रहा हूं कि पुलिस तंत्र में एफआईआर लिखाना आसान काम आज भी नहीं। मैं इस बात को मानता हूं।
बिल्कुल। इतने बड़े अभी लखनऊ का एक मामला सामने आया है जिसमें नौकरी देने के नाम पर ठगी की गई। 1 लाख रुपए वसूले गए महिला से और उसे एफआईआर दर्ज कराने में चक्कर काटने पड़े। मतलब इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी एफआईआर लिखाने के लिए। तो ये प्रशासनिक अमला भी तो जिम्मेदारी से काम नहीं करता। और अगर इस तरीके के लुटेरे, वो चाहे छोटे स्तर के हों या बड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाला गिरोह हो जो सक्रियता से काम करता है, तो इस पर अंकुश लगाएगा कौन, इस पर कार्रवाई करेगा कौन, और इन अपराधियों के जहन में डर कौन कैसे पैदा करेगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व आईपीएस भी लक्ष्मी नारायण जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपकी भी टिप्पणी चाहेंगे इस मसले पर, क्योंकि एक आईएएस जो रिटायर आईएएस अधिकारी हैं उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया बदमाश ने। अपराधी के लिए तो सभी एक समान ही होते हैं और अपराध को अंजाम देकर आसानी से चला गया। चूंकि ये आईएएस से जुड़ा हुआ मसला था तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। तो अब अधिकारी चाहे वो रिटायर हो या कार्यकाल में रहा हो, मसला ये है ही नहीं, अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं, क्या वजह है? देखिए, अपराधियों के बेखौफ होने की तो बहुत सी वजहें हैं जी। और जो बेसिकली जिसको कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर, जिसके अंतर्गत क्राइम भी शामिल है, तो ये 3 विंग्स इसको कंट्रोल करते हैं। एक तो विधायिकी है जिससे कानून बनता है, अगर कानून सही नहीं बनता है तो आगे दिक्कत आती ही है जी। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसके अंतर्गत पुलिस आती है, पुलिस अपना कार्य करती है। और तीसरी चीज आती है फिर न्यायपालिका, जो यदि समय से निर्णय नहीं दे पाती है तो उसका बहुत ही दुष्परिणाम समाज को भोगना पड़ता है। अब दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ विधायिकी में भी दिक्कतें हैं, जो लॉज हैं उनमें भी कमियां हैं, और पुलिस भी कोई कहीं बाहर से नहीं आते, वो भी इसी समाज के अंग हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, वो भी इसी समाज के हिस्सा है। और समाज में जो कुरीतियां हैं, जो गंदगियां हैं, वो पुलिस वालों में भी मिल जाएंगी आपको। और तीसरी चीज है कि न्यायपालिका की स्थिति ये है कि 34 साल 30 साल में निर्णय होता है, अपराधियों को जमानत तत्काल दे दी जाती है। बिल्कुल। तो मुद्दा ये बनता है कि जब अपराधियों को जमानत दे दी जाएगी और अपराधी स्वच्छंद रूप से घूमेंगे और जेल के बाद भी उनको पैरोल पे छोड़ दिया जाएगा कि तुम अपने बेटी की शादी कराओ, अपने बेटे की शादी कराओ, रिश्तेदारों में मिलाओ, तो ऐसी परिस्थितियों में एक के बाद एक मुकदमे पंजीकृत होते रहते हैं एक ही अपराधी के विरुद्ध, इसके बाद भी जमानत हो जाती है। जबकि जमानत में यह इस बात का एक कंडीशन रहती है कि वो कोई अपराध नहीं करेगा, लेकिन उन अपराधों के वो अपराधी पुनः जमानत प्राप्त करता है, 3 जमानत लेता है, 5 जमानत लेता है, 18 केस होते हैं और सब पे जमानत पे रहता है। तो बिंदु ये है कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और तभी हम क्राइम कंट्रोल की बात कर सकते हैं, वरना ये सारी बातें बेमानी है। आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है। और जिस तरीके से जो अपराधी है, अपराधियों के जहन में एक खौफ, एक डर नहीं है, तो शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि भाई जेल भी अब खाला का घर बन गया है। कभी भी आप जमानत में बाहर छूटकर जाकर वो सारे काम भी निपटा सकते हैं और आसानी से उनको पता है, चाहे 10 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हों, लेकिन इजली वो जेल से बाहर भी आ जाते हैं। तो ये एक इस तरीके की कार्रवाई भी अपराधों को अपराध करने के लिए उकसाने का काम करती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में आज बात कर रहे हैं कि अपराध क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है, क्यों लूट की घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है, रंगदारी की घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। इसमें दर्शकों की राय भी बेहद मायने रखती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। श्वेता दुबे जी का रुख कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, और साथ ही हमारे साथ इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहले आपकी टिप्पणी ले लेते हैं, इसके बाद श्वेता जी का रुख करेंगे। अरुण अवस्थी जी, जिस तरीके से एक अधिकारी को इन अपराधियों ने निशाना बनाया, क्या वजह आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अपराधी बेलगाम और अपराध चरम पर।
परंतु जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, निश्चित रूप से जो अपराधी हैं इनके कहीं न कहीं कानून का डर समाप्त हो गया। अब कानून का डर आता किसके माध्यम से, तो वो जो पुलिस है, पुलिस की यदि सक्रियता क्षेत्र में है, पुलिस का यदि रसूख क्षेत्र में है, तो कानून और कानून से डरने वाले मिलेंगे, अपराधी डरेंगे, उस क्षेत्र में अपराध कम होंगे। लेकिन जब वही थाने और चौकियों पर ऐसे अधिकारी तैनात किए जाएंगे जो राजनीतिक रूप से पोषित है या राजनीतिक जो लोग हैं उनके करीबी है, कहीं ना कहीं ये स्थितियां आती है। मैं तो देख रहा हूं, मैं बगल का उन्नाव है, उन्नाव से एक छोटी घटना बता। कुछ दिन पहले तक वहां पर मुकदमा लिखाना कठिन था। इधर मैं देख रहा हूं घटना के तीसरे, चौथे, पांचवें दिन वही अपराधी हाफ इनकाउंटर में पकड़े जाते हैं, पैर में गोली लगती है, हाथ में गोली लगती है और उनको पकड़ लिया जा रहा है। ऐसी घटनाएं अगर जल्दी की बात करें तो बीते लगभग 15 दिनों में 4 घटनाएं बड़ी हो चुकी है उन्नाव में, जिसमें करीब 10 ऐसे अपराधी हैं जिनको पैरों में गोली मारी गई और उनको पकड़ा गया। उनसे जो कब्जे में इन्होंने जो लूट की थी, वो लूट की सामग्री भी बरामद हो गई है। तो ऐसी घटनाएं यदि स्थानीय प्रशासन अपने आप में आ जाए तो वहां पर घटनाएं नहीं होंगी। लखनऊ की घटना बड़ी है। एक घटना में एक IAS अफसर के साथ में ईडी का अफसर बता के उसको ठगी का प्रयास होता है। दूसरी घटना में वो सुबह टहलने जा रहे होते, उनसे एक बाइक सवार चैन लूट लेता है, वो गिर जाते हैं, उनको चोट आती है। ये घटनाएं तो इसलिए प्रकाश में आ गई सोनी जी, चूंकि बड़े अफसर और इनकी FIR लिखना मजबूरी थी। बिल्कुल। अगर प्रदेश की बात कर लें तो बहुत सारी ऐसी प्रकाश में ही नहीं आ पाती। तो ये जो घटना है बड़ी घटना है और अपराधी बेलगाम में निश्चित रूप से, और अपराधियों पर अब अंकुश नहीं लग पा रहा है। और इसके पीछे जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं एक बड़ा कारण समझता हूँ, तो मैं यही समझ रहा हूँ कि जो जिम्मेदार है वो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, वजह बहुत है। एक तो प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए, कार्रवाई को लेकर जो राजनीतिक संरक्षण होता है वो बेहद मायने रखता है। और शायद अपराधी किसी भी कैटेगरी का हो, बड़ा हो छोटा हो, अपराधी के जहन में अब डर इस बात का तो है ही नहीं। मुझे लगता है खत्म हो चुका है कि अब अगर छोटे से भी अपराध को अंजाम दिया, छोटा छोड़िए बड़े से बड़े अपराध को अंजाम देकर आसानी से निकल जाना उनके लिए अब आसान सी बात हो गई है। क्यों? क्योंकि पता है कि हमारे ऊपर एक ऐसा हाथ है जो हमें बचा लेगा, या फिर प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। श्वेता दुबे जी, आप कह रही थी कि एक घटना को लेकर ये कहना गलत होगा कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है और इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये उन्नाव की 4 घटनाओं का जिक्र किया है अरुण अवस्थी जी। उन्नाव की 4 घटनाओं का जिक्र किया है, मुझे इससे इनकार नहीं है। लेकिन त्रिपाठी जी ने जो कहा, मैं पूर्व की डिबेट में भी ये कहती आई हूँ कि जब भी सपा की सीटें बढ़ती हैं या सपा पावर में होती है तो आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं। ये मैं कह रही हूँ। आप श्वेता दुबे जी, सरकार आपकी है और पावर में समाजवादी पार्टी है, कैसी बातें कर रही हैं जी? उनकी सीटें बढ़ी हैं, उनको उनका मनोबल बढ़ा है। तो सीटें अगर बढ़ी हैं, लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट निकलकर सामने आया, तो उसके आधार में क्या आप ये कहेंगे समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो अब अपराधियों को बढ़ावा देने का, संरक्षण करने का काम कर रहे हैं? श्वेता दुबे जी, और अगर कर भी रहे हैं, इस बात से इत्तेफाक रख भी लें, तो श्वेता दुबे जी कार्रवाई कौन करेगा कार्रवाई? जब मंगेश यादव पर कार्रवाई होती है तो सपा प्रमुख बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन साथ में अनुज प्रताप पर भी होती है, उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते हैं। और अभी ये जो रिटायर्ड IAS उनके ऊपर उनकी चेन छीनी गई है, अभी ये मामला खुलने दीजिए। निश्चित रूप से इनके तार भी सपा के ही लोगों से जुड़े होंगे, तब आप देखिएगा इनका पलटवार क्या होता है। चलिए आनंद राय जी, भाई जब आपकी सरकार थी तब माफियाओं से एक नाता समझ में आता था, अभी तो आपकी भाई सीटें कुछ बढ़ी हैं
और अभी भी आप इस तरीके से अपराधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप। जून के बाद से आनंद राय जी, अपराध की बाढ़ आई हुई है। ठीक है श्वेता जी, ठीक है श्वेता जी, जवाब ले लेते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर 117 मुकदमे थे। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो खुद का मुकदमा खुद वापस ले लिए। ये क्या अपराध की बात करेंगे? अपराध का बढ़ावा तो ये देते हैं, अपराधियों को बढ़ावा ये देते हैं। ब्रजेश सिंह को एमएलसी ये बनाते हैं, धनंजय सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष ये बनाते हैं। अफजाल अंसारी को टिकट किसने दी है? अफजाल अंसारी को टिकट किसने दी थी? और उनके घर में मर्जियां पढ़ने कौन गया था? अतीक अहमद ने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? भाई साहब, आपका मुंह नहीं है बोलने के लिए। अब सपा हमेशा अपराधियों के साथ रहती है, ठीक है, और रहेगी। आप ये झूठी बातें करके अपने उसको छुपा नहीं सकते हैं। आपका कहने का मतलब क्या कि हमारे प्रजापति कौन है? आपकी लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, श्वेता जी, मुख्यमंत्री है प्रदेश का जो 117 मुकदमे वापस ले लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि कोर्ट और न्यायालय को दरकिनार करके संविधान इसका मतलब है कि आप कोर्ट और न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि वो भेदभाव करता है। चलिए, ऐसे अगर इन बातों पर जाएंगे ना आनंद राय जी और श्वेता दुबे जी, अगर हम इतिहास में जाएंगे ना तो समाजवादी पार्टी के भी कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे वाकये हुए जिनको गिनाते गिनाते चर्चा का समय खत्म हो जाएगा और हम असल मुद्दे पर बात ही नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस भी जुड़े हुए हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी का रुख करें, फिर लक्ष्मी नारायण जी का रुख कर लेते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, क्योंकि इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्या कुछ रहा, क्योंकि माफियाओं से एक नाता और माफियागिरी, गुंडागर्दी, इस तरीके के आरोप लगते रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये कहकर बच जाना जिम्मेदारी से क्या सही है? सोनी जी, हम लोगों के बीच में एक ही ऑफिसर बैठे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण जी। आप इनसे पूछिए, बेहतर जानते होंगे, आईपीएस हैं। जब सत्ता का रुख थोड़ा हिलता है तो उसके न्यायी भी हिलने लगते हैं। बिल्कुल, अब तो सरकार जा रही है कि ये तो मुझे लगता है सभी को मेरी पता है। समझ से अफसर सबसे पहले कर लेते हैं हमारी आपके अपेक्षा कि अब ये सरकार बदल रही है और अपना रुख बोल लेते हैं। मैंने कई अफसरों को देखा अपने जीवन में। नहीं, अपराध की वर्तमान में बात तो अपराध राजधानी में भी काफी बढ़ गए हैं। हाँ। और इसके नियंत्रण देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं तो क्राइम रिपोर्टिंग बहुत हमारा और पुलिस चोरी दामन साथ रहा है। अगर अफसर ईमानदार जिले में बैठ गया है जी तो क्राइम नहीं होगा। अगर अफसर ढुलमुल रहा है तो क्राइम कोई नहीं रोक पाएगा। मैं 1 दर्जन डीजीपी के नाम पर बता सकता हूं कि जिनके कार्यकाल को आप उठा के देख लीजिए, अपराधियों के हौसले पस्त थे। बिल्कुल। छोटा सा नाम मैं केएल गुप्ता जी का लेना चाह रहा हूं, भाई साहब बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में दुर्दांत अपराधियों का वो अपराध था, श्री प्रकाश शुक्ला, तस्कू पांडे सहित ब्रजेश सिंह भी उस समय थे। शराब माफियाओं में केएल गुप्ता जी ने कल्याण सिंह जी को सुझाव दिया और एसटीएफ का गठन, मेरी समझ जो मुझे जानकारी है, भाई साहब बैठे हुए हैं। केएल गुप्ता जी ने एक नया संगठन तैयार किया एसटीएफ का। जैसे ही एसटीएफ उत्तर प्रदेश में आई, दुर्दांत माफिया कुत्ते की मौत मारे गए। लेकिन समस्या यहाँ ये भी है कि नेतृत्व करने वाला कैसा है। सोनी जी, मैंने बहुत नजदीक से देखा, थाने में बैठ करके मेरे 2-4 ऐसे बड़े अच्छे मित्र रहे, अपराधी पकड़ के लाए। और कहिए तो मैं नेताओं का नाम ले लूं, कुछ नेता उसमें से कुछ चले गए हैं। फोन आया, अरे यार मेरा आदमी छोड़िए उसको। अब सोचिए कि एक कोतवाल, एक सिपाही अपनी जान लगा करके एक अपराधी पकड़ लाता है और 1 सेकंड में आप छुड़वा देते हैं। एक फोन तो दोबारा कहीं मर्डर होगा, डकैती होगी तो क्या सिपाही दरोगा काम करने जाएंगे? ये भी एक कारण है। अगर शीर्ष नेतृत्व आपको मजबूत है, जैसे योगी जी की, अभी चलिए अपराधी हैं, अपराधी समाज में हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं कि समाजवादी आ जाएगी तो अपराधी खत्म हो जाएंगे। समाज कभी नहीं समाज होगा, अपराध होगा, लेकिन अपराध नियंत्रण करने कार्य प्रशासन का है और ऊपर बैठे हुए अफसरों का है, मंत्रियों का है। प्रशांत जी को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि प्रशांत जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम किए हैं, मैं बिल्कुल काबिले तारीफ है। बहुत सारे ऐसे अधिकारियों के नाम निकल कर सामने आते हैं। बिल्कुल बेटा, अगर लखनऊ के कमिश्नर इस बात को ध्यान दे दें कि अपराध नहीं होगा तो सोनी जी, अपराध निश्चित रूप से गिरावट आएगी। अपराध रोकने के लिए पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल।
अपराध पर कंट्रोल करने के लिए कमिश्नरेट बनाया गया, इसीलिए बनाया गया कि भाई अपराध में किसी तरीके से कंट्रोल हो सके, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मी नारायण जी का रुख करेंगे। लक्ष्मी नारायण जी, चूंकि एक बेहतर अनुभव रखते हैं आप, क्राइम कंट्रोल कैसे संभव होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक जिम्मेदार अधिकारी है और वो जिम्मेदारी से कार्य कर रहा है तो आखिर उसके ये राजनीतिक दबाव के चलते ही हाथ बंद जाते हैं। और क्या ये वजह आप मानते हैं? कब फ्री हैंड होकर इस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर काम हो पाएगा, अपराध पर अंकुश लग पाएगा? देखिए सोनी जी, राजनीतिक दबाव तो हमेशा ही होता रहा है और आता रहा है, लेकिन ये बहुत कुछ अधिकारी पर निर्भर करता है कि वो उस दबाव के आगे कितना झुकता है, कितना नहीं झुकता है। और मैंने ये भी देखा है कि जो अधिकारी नहीं झुकते हैं उनका शासन यानी राजनीतिक जो स्थितियां हैं वो कुछ बिगाड़ भी नहीं पाती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लोग अधिकारी अपने कुछ चंद फायदे के लिए राजनीतिक दबाव में झुक जाते हैं। और आपको याद होगा मुजफ्फरनगर का दंगा, किस तरीके से एक नेता के कहने पे बहुत सारे चीजें होती रहीं और दंगा भड़का ही फाइनली। लेकिन जहां तक हमें अपराध नियंत्रण का जहां तक सवाल है, तो अपराध नियंत्रण में यह बात सही है कि हमें जो लिस्टेड अपराधी हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई किए जाने की जरूरत पड़ती है और उन पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। इसके लिए लिस्टिंग करना पड़ता है और हमारे जो लोअर स्टाफ है यानी कि जो थाना लेवल का स्टाफ है उसको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। इसमें बहुत से इनोवेशंस की भी जरूरत पड़ती है। और एक चीज और है कि अपराध का एक ग्राफ चलता है, जैसे बरसात के बाद से लेकर के और फरवरी तक अपराध का ग्राफ थोड़ा बढ़ा मिलेगा आपको, किसी भी साल का निकाल के देख लीजिए। वो ये बात हो सकती है किसी जिले में कम हो जाए, किसी में ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर आप ओवरऑल एक क्लस्टर बना करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि बरसात के बाद से और फरवरी के आसपास अपराध बढ़ जाते हैं। कारण क्या होता है कि बहुत से जगह रास्ते में दिक्कतें आती हैं, जाड़े में लोग ज्यादा गहरी नींद में सो जाते हैं, बाहर लोग निकलते नहीं है, पुलिसकर्मी भी नहीं निकलते हैं जाड़ों में, कहीं ठिठुर जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं। तो बहुत से वैसे फैक्टर्स काम करते हैं। और लास्ट में जो सबसे बड़ा कारण है कि मैंने देखा है कि जिन जिलों में कन्विक्शन रेट बढ़ जाता है वहां अपराध कम हो जाता है जी। मैंने ये खुद भी अपना महसूस किया है और जाना है, क्योंकि मैं जहां भी रहा हूं मैंने देखा इस बात को। मेरा एम्फेसिस ये रहता था कि आप बहुत ज्यादा इस बात पे मत जाइए कि कितना एविडेंस हो गया, कितना, आप बेसिक क्राइम पे जाइए, क्राइम के फैक्ट्स पे जाइए और यदि उसका बेसिक एविडेंस मिल जा रहा है तो सजा होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपके जुडिशरी से रिलेशंस कैसे हैं, इस पर भी फर्क पड़ जाता है। तो जितना ज्यादा कन्विक्शन होता है उतना धीमे धीमे अपराध कम होता रहता है। आप देखिए अभी इधर माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाइयां हुई हैं तो जो माफियागिरी है वो कम हुई है। ये छुटपुट अपराध की बात अलग है। ये तो क्या है कि आजकल चीजें कुछ दूसरे तरीके से देखी जाती हैं। अपराधी होने का एक लाइसेंस भी मिल जाता है कि अपराधी हैं इसलिए किसी राजनीतिक दल में उनको जगह भी मिल जाएगी। ये भी एक फैक्टर बढ़ता चला जा रहा है इस समय। तो ये भी एक थोड़ा सा विषय चिंता का है कि जो अपराधीकरण हो रहा है या अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है, ये दोनों ही बहुत ही गलत हो रहे हैं और इसको रोके जाने की। बाकी आप पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, ये आप देख ही रहे हैं। सर्विसेज जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी सर्विसेज कम हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रही हैं, लेकिन उसके लिए आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। बहुत से कम्युनिटीज हैं जो पढ़ाना ही नहीं चाहते अपने बच्चों को, उनका जो पढ़ने का नजरिया है वो कुछ और ही है। तो ऐसे में वो अपराध की तरफ ही जाएंगे। मतलब आप देखेंगे यदि अपराधियों की लिस्टिंग करी जाएगी तो जो ये लूट प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं इसमें एक खास कम्युनिटी का ज्यादा योगदान पाया जाएगा जी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही हमको स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है और चीजों करना चाहिए। जो हमारे कानून में कमियां हैं उनको भी दूर करने की जरूरत है, तो हम शायद बेहतर रिजल्ट्स पा सकें। बिल्कुल। ये चूंकि लक्ष्मी नारायण जी आपने क्योंकि कई बिंदु निकलकर सामने आए, आपने जिन बातों का जिक्र किया है, कई फैक्ट निकलकर सामने आए, लेकिन प्रशासनिक आला अधिकारियों को ये बात पता भी होगी कि अगर जो क्राइम जब भी बढ़ता है तो इस मंथ से लेकर इस मंथ तक या इस सीजन में ज्यादा देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से एक योजना, एक रणनीति बनाई जानी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर। और जो भी
आला अधिकारी हैं, अगर उनको बखूबी पता है तो योजना बनाकर उसी तरीके से अपराध को कम करने के लिहाज से काम करना चाहिए, जो कि नहीं देखने को मिलता जमीनी स्तर पर। इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, उतना पेन लेने की जरूरत है जो नहीं लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण अवस्थी जी का रुख कर लेते हैं। अरुण अवस्थी जी, जैसा कि श्वेता जी और आनंद राय जी के आरोप और प्रत्यारोप आपने सुने होंगे, किस तरीके से श्वेता जी ने इस बात का हवाला दिया कि भाई अब समाजवादी पार्टी के अपराधी हर जगह पाए जा रहे हैं, तो क्या एक अपराध जो चेन लूटी गई अधिकारी की, उसमें भी समाजवादी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिस तरीके की ये आरोप प्रत्यारोप निकलकर सामने आ रहा है। दूसरा, जो अभी सर ने कहा, लक्ष्मी नारायण जी ने, कि भाई अपराधियों का राजनीतिककरण जो हो रहा है, राजनीतिक दबाव में जो प्रशासनिक अमला काम कर रहा है। मैं मानता हूँ कि अपराधी अपराधी होता है, ना तो समाजवादी पार्टी का होता है, ना भारतीय जनता पार्टी। जो अपराध जिसको करना वो अपराध करेगा, उससे किसी पार्टी का लेना देना नहीं होता। ये ना ही मैं मानता हूँ कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ। अपराधी 100% अपराधी होता है और उसका काम ही सिर्फ अपराध करना रहता। मेरा अपना मानना ये है कि जो घटना ये हुई, इसमें लोकल स्तर पर पुलिस की ढिलाई, जो बीट के सिपाही होते हैं उनकी ढिलाई दिखती है, और उनके द्वारा जो कार्रवाई रहनी चाहिए, जिस तरीके से रहनी चाहिए, वो जागरूकता नहीं की गई, जिससे एरिया में अपराधियों की बाढ़ आई और अपराधियों ने इस तरीके की घटना कारित कर दी। दूसरी चीज, जब भी जिस भी जिले में एक अच्छा अफसर होता है और वो जब तय कर लेता है कि मुझे यहाँ अपराध नहीं होने देना, तो फिर उस जिले में अपराध नहीं होता। लेकिन जिस जिले में अपराध कम होंगे, उस जिले का अफसर कम समय तक उस जिले में रहेगा, ट्रांसफर कर दिया जाता है। कई ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं, कई ऐसे उदाहरण है जहाँ एसपी जिले के जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनसे जब संबंध कम कर देते हैं और पूरा सीधा अपना फोकस अपराध कम करने पर कर देते हैं, तो उनका ट्रांसफर बहुत जल्दी हो जाता है। वो जिले में बहुत दिन तक रुक नहीं पाते। ये कई बार मैंने देखा, बहुत सारे ऐसे हैं उदाहरण, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब एक अफसर ये तय कर ले कि हमारे जिले में अपराध नहीं होगा, तो फिर उस जिले में अपराध नहीं होगा। क्योंकि ये उदाहरण कई ऐसे हमारे सामने भी है। अभी एक अफसर है, मैं देख रहा था 2-4 दिन से, पीलीभीत, वहाँ अपराधों में बड़ी कमी आई। इस तरीके से बहुत सारे अफसर हैं जहाँ ये दिखाई पड़ता है कि अफसर जब अपने आप को उतर आता है कि अपराध नहीं होना है, तो जो उनके अधीनस्थ अफसर होते हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं, तो बीट का सिपाही होता है वो भी सक्रिय हो जाता है, और निश्चित रूप से अपराधों में कमी आ जाती है। लेकिन जब अफसर को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, या फिर उस एरिया में राजनीतिक गर्व ज्यादा हो जाता है, राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा हो जाता है, तब उस एरिया में अपराध बढ़ते हैं। बिल्कुल। श्वेता जी का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। श्वेता जी, क्योंकि अभी तबादला एक्सप्रेस भी चलाई गई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत भी दी, वो और निर्देशित भी करते रहते हैं, बावजूद इसके अधिकारियों के जहन में जरा भी ये बात घुसती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है कैसे अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? कौन सा चाबुक चलाना चाहिए जो कि नहीं चलाया जा रहा है शासन स्तर से? देखिए, सारी जिम्मेदारी सिर्फ अधिकारियों पे हम लोग नहीं डाल सकते हैं। ये समाज है, इसमें तरह तरह के लोग हैं। जहाँ कुछ ऐसे अधिकारी मतलब समाज के लोग और जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो अब अपनी सुरक्षा खुद ही कर लें। जैसा अभी उदाहरण दिया कि पीलीभीत में जो इतने अच्छे, वहाँ पर अपराधों में कमी आई। तो ठीक है श्वेता जी, जहाँ पर हो रहा है वहां का हम बताते भी हैं कि यहाँ पर कमी आई, तो हम बता भी रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ। लेकिन जहां पर नहीं हो रहा है या अपराध सामने आ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि आंकड़े, सरकारी आंकड़े कुछ और होते हैं और जमीनी हकीकत कुछ और होती है। नहीं, ये तो है, लेकिन जब अगर प्रशासनिक, जिसे कहते हैं, दृढ़ निश्चय हो जाएगा प्रशासन कि अपराध नहीं होने देंगे, तो उस दिन अपराध नहीं होगा।
उस दिन से अपराध शून्य हो जाएगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज है, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जो अपराध करते हैं, जो मतलब पेशेवर अपराधी है, कि चेन स्नैचिंग को एक पेशेवर अपराध नहीं माना जा सकता कि उन्होंने बहुत सोच के और प्लान बना के, क्योंकि बड़ा लखनऊ एक मेट्रो सिटी माना जाता है, वहां पर सोसाइटीज होती है, वो सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले, सुनसान था, तो इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जो एक पेशेवर अपराध होता है, तो उसके लिए वो अपराधी मेंटली वो होते हैं और वो अपनी पूरी व्यवस्था बनाते हैं राजनीतिक रूप से और हर तरीके से कि कैसे हम अपने अपराध को अंजाम दे पाए। तो इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि देखिए, अपराधी को किसी भी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिए, और जो प्रशासन है वो उसको इस दिशा के लिए, और इसके लिए जरूरी है कि जो योगी जी ने दिशा निर्देश दिए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और करवाया जाना चाहिए ही चाहिए। यही तो सवाल था कि भाई कब करवाया जाएगा और कब ये दृढ़ निश्चय लिया जाएगा। जी आनंद राय जी। शोर मचाया जाए, ये ठीक नहीं है। अपराधियों का राजनीतिकरण, राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तभी ये प्रदेश अपराध मुक्त हो पाएगा। आनंद राय जी। जी, हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर की व्यवस्था दी, जिसमें पुलिस वाले गश्ती करते हैं। ठीक है, जो छोटी मोटी अगर घटनाएं होती भी हैं तो पुलिस तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचकर अपराधियों को पकड़ लाती है, चाहे घर का विवाद हो, चाहे जमीन का विवाद हो, लोग 100 नंबर। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बस नाम बदलने का काम कर दिया। 100 से 112 करके क्या लाभ हुआ, इसका मतलब मैं नहीं समझ पाया। दूसरी बात, बड़े लोग अपराध करते हैं तो उस पे पर्दा डालने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ करते हैं, और जैसे छोटे जो गरीब अपराध कर रहा है उस पे तुरंत कार्रवाई होती है। कार्रवाई ऐसी नहीं होती है, घर जमी दोष कर दिया जाता है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, बड़े अपराधी जो भी हैं उनके साथ आप अयोध्या के मामले में थोड़ा दर्द लग रहा है आनंद राय जी, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जो पिछले दिनों कार्रवाई हुई उससे थोड़ा सा दर्द आपको भी है। भाजपा की सरकार क्या जनता को अपराधी चाहिए थे? जाती है, क्यों नहीं ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई, बताइए क्यों नहीं घर गिरा, क्यों नहीं धनंजय सिंह का घर गिरा? कोर्ट ने उनको दोषी मान लिया है। मतलब किसी एक व्यक्ति का आप हर चीज का राजनीतिकरण करेंगे, आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनके मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, सारी चीज सिर्फ भाजपा से है, हर बात में सिर्फ बस राजनीतिक बात करनी है, जनता के हितों का कोई ध्यान नहीं रखना है। तीसरी बार भी आप नहीं आ रहे हैं, चाहे आप कितना भी शोर मचा लें। कोर्ट ने किसको दोषी मान लिया, किसका घर गिरा दिए? आप बताइए, किसी एक का नाम बताइए ना हमें। कोर्ट ने आप किसी जाति विशेष के प्रति इतने संरक्षण क्यों हो जाते हैं? जब किसी जाति विशेष को ही कष्ट होता है तभी आपको कष्ट होता है। और आप मत बताइए, आपके समय में थाने और वो सब बिक जाते थे और सिर्फ एक जाति विशेष के ही दरोगा और वो निश्चित होते थे। मुझे मत बताइए भाई साहब, मुझे सपा के सारे काले चट्टे मालूम है, आप मुझे मत बताइए। अभी हैसियत जनता ने दिखाई, आगे और हैसियत दिखाएगी, आप परेशान मत। बस यही इन्होंने सच्चाई बोल दी। समाजवादी पार्टी को भी चाहिए, अगर अपराधी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो मुझे लगता है उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों को भी अपराधियों को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, वो तो ना किसी राजनीतिक दल का होता है ना जाति विशेष का होता है। तो अपराधी अगर अपराधी है तो बचाए जाने की भी कोशिशें नहीं होनी चाहिए। और ऐसे मामले में मुझे लगता है कि चाहे वो पक्ष हो और विपक्ष हो, दोनों के विचार एक होने चाहिए, जो कि नहीं होते। वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं सुनील त्रिपाठी जी का, क्योंकि इसमें विचारों में मतभेद देखने को मिलता है इन आरोप और प्रत्यारोपों से अगर देखा जाए। सुनील त्रिपाठी जी। देखिए सुनील जी, हम लोग चर्चा अपराध कर रहे हैं जी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस देश की जनता ने भी देखा, प्रदेश जनता ने देखा है, और देखा ना होता तो परिवर्तन ना होता किसी सत्ता का हो। बिल्कुल। मैं निवेदन साथ करना चाह रहा हूं कि अपराधी को पालता कौन है। हमारे साथ लक्ष्मीनारायण जी भी बैठे हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जी। या तो खाकी पालती है तो खादी पालती है। अगर ये दोनों संकल्प ले लें कि न मैं पालूंगा न मैं पालूंगा, तो मेरी समझ से अपराध और अपराधी का नबूद होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कहीं खाकी संरक्षण दे देती है, कहीं खादी संरक्षण दे देती है, इसमें अपराधी बुलंद होते रहते हैं।
दूसरी बात, जब अपराध बढ़ता है, देखिए सुनिए जी, एक खुफिया तंत्र, जी भी जान रहे हो, खुफिया तंत्र होता है, पुलिस का भी होता है और हमारा भी होता है। हम लोग खबरें निकाल के पास लाते हैं, जिसको हम बोलते हैं। थानों में चौकीदार थे, खुफिया तंत्र काम करते थे कि क्षेत्र में कौन आया है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन अपराधी कहाँ बैठा है। धीरे धीरे पुलिस के वो तंत्र खत्म होते चले गए, बिल्कुल। आपका सूत्र खत्म हो जाएगा तो चाहे मीडिया हो चाहे पुलिस हो, आप सफल नहीं होंगे अपने लक्ष्य तक। पहले मैं देखता था थानों में भी कुछ लोग होते थे, वो चुप्पे से आते थे, बता चले जाते थे एसएचओ को कि ऐसी घटना हो रही है, ऐसा अपराधी यहाँ बैठा हुआ है जी। वो तंत्र खत्म। दूसरी बात, अब क्या हो रहा है, हर अपराधी कहीं न कहीं, अगर बड़ा अपराधी है तो बड़े नेता संबंध उसके हैं, बड़े आईपीएस संबंध उसके हैं, छोटा है तो छोटे स्तर पे हैं। अगर अपराधी का राजनीतिकरण न हो और जिलों में जो पोस्टिंग की जाती है, किसी की सरकार हो, जात धर्म और मजहब को देख करके, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को देख करके, या कप्तान हमारा कैसा हो जिले में, ईमानदार हो, निष्ठावान हो, और उससे जो कुर्सियां बेची जाती थी या बेची जाती हैं, उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं एक पैसा पोस्टिंग नहीं लूंगा, कोई कप्तान मेरी समस्या ऐसा जिले में नहीं सुनी जी जो अपराधियों के हौसले पस्त न कर दो। मैं, मेरे पास साक्ष्य नहीं, लेकिन चर्चाएं मैं भी सुनता हूं, आप भी सुनते हैं। अगर पैसा दे कोई पोस्टिंग कराएगा तो एक नहीं होगा, ईमानदार होगा तो पहले वो पैसा अपना निकालेगा, फिर वो काम करेगा। तो ऐसे में अगर हम कहें कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, तो मेरी समझ से ये एक मुंगेरी लाल का सपना होगा। ईमानदारी चलती है ऊपर से। मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आपने भी देखा कि लाठी सिस्टम हो गया था, बहन बेटियों से लेकर सारे लोग लाठी खेलना शुरू हो गए थे, पुलिस भी परेशान, लोग आतंक हो गया था। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में अब लाठी नहीं होगी, पूरा हाय तौबा मची कि लोग बेरोजगार हो जाएं, सब हो जाएगा। देखिए आज लाठी रह गई। तो अगर ऊपर बैठा अफसर, चाहे अखिलेश जी हो चाहे योगी जी हो, अगर ये ठान ले कि अपराध नहीं होगा, ईमानदार व्यक्ति को हम पोस्ट करेंगे, उससे काम लेंगे, और जो चापलूस हैं उन चापलूसों को हम दूर कर देंगे, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार भी मिटेगा, अपराध भी। मुश्किल है कि बिना राजनीतिक दबाव के प्रशासनिक अमला काम करे और खादी और खाकी का संरक्षण ना हो, और ऐसी राजनीति तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। फिलहाल सवाल यही है कि खाकी और खादी अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे, क्योंकि अपराध चरम पर है। लगाम लगने के बड़े बड़े दावे और वादे कानून व्यवस्था पर शायद इसलिए सवाल उठता है क्योंकि अपराधी बेखौफ और लगातार अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।